आगरा में सबसे पुरानी जिम और सबसे पुराना जो ट्रेन करते हुए बंदा आ रहा है वो कहाँ से? फेक सप्लीमेंट मार्केट आपके सर से कितनी बड़ी हुई है एक पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए? मैं पर्टिकुलर तो बता ही नहीं सकता कि भाई कितने स्टेरॉइड जो एक पॉइजन का काम कर रहा है, जिम करते में हार्ट अटैक बहुत आ रहा है। आगरा में सबसे पुरानी जिम और सबसे पुराना जो ट्रेन करते हुए बंदा आ रहा है वो कहाँ से? देखिए, आगरा का इतिहास है। आगरा में सबसे पुरानी जिम शायद सन 85 में थी, 1985 में या 86 में थी। वो सुंदरपाड़ा अपने एक जगह पड़ती है, तो वहाँ थी सुंदरपाड़ा। हाँ, बॉडी टेम्पल नाम से एक वहाँ जिम। अच्छा। आगरा में सबसे पहले वहाँ चालू हुई थी। अच्छा। और आगरा की बात करें, आगरा में उसके बाद चेंज लाने वाले इंसान हैं, तो आगरा में चेंज 95 लमसम आया है। 90s के बाद 95 में बंटीज जिम होते थे। बंटीज जिम? हाँ, बंटी जिम, बंटी सचदेवा है। अच्छा। टीचर है हमारे। तो आगरा में चेंज उन्होंने जल्दी कराया है। उन्होंने ही चेंज में आगरा में चेंज अच्छा करा है। मतलब ऐसा कोई बंदा होगा नहीं आगरा की बॉडी बिल्डिंग में जो उन्हें नहीं जानता हो? हाँ, आप बिल्कुल यही बात कह सकते हैं कि उनको नहीं जानता हुआ ऐसा कोई बंदा शायद नहीं होगा आगरा में जो रनिंग में है। हम लोग जितने भी जिम वाले हैं या रनिंग में हैं या और भी लोग आ रहे हैं, तो बहुत ही कम लोग होंगे जो शायद उनको ना जानते हो। सभी लोग हम जानते हैं, सब लोग लिंक में भी रहते हैं। चेंज लाने वाले आगरा में बॉडी बिल्डिंग में वही थे। आपने मतलब किस टाइम में कंपटीशन वगैरह या कोई भी पार्टिसिपेट किया हो? देखिए, मैं तो खैर 2008, 2009, 10 तक ही प्ले कर पाया। अच्छा। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ कंडीशन, कुछ रीजंस होते हैं, उसकी वजह से मैंने मतलब कोई वजह स्टेज से गिव अप करा है। अच्छा। बट लाइन नहीं छोड़ी, जिम की लाइन नहीं छोड़ी? जिम की लाइन नहीं छोड़ी, स्टेज से ही गिव अप करा है। बस मैंने स्टेज पे खेलना थोड़ा घर वाले कभी कभी होता था, नहीं हो पाता था टाइम, स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में नहीं इतना रोटेशन बन पाता था। अच्छा। या उतने नहीं डाइटरी हो पाती थी जो होनी चाहिए एज आ स्टेज के लिए। तो बस उससे ही थोड़ा बाकी छोड़ा, बाकी शौक इतना था तो उसी को आज अपना पैशन बन गया। मतलब आपने स्टेज छोड़ी पर आपने प्रोफेशनल प्रोफेशनल वो नहीं छोड़ा मैंने। अच्छा। प्रोफेशनली मैं सर्टिफाइड में अपना देहरादून वगैरह से जाते थे। मेरे टीचर हैं ये डॉक्टर के शर्मा। अच्छा। वहाँ से भी हैं और भी मेरे टीचर हैं। यहाँ अलग अलग फूड सप्लीमेंट्स के लिए अलग अलग मेरे टीचर हैं। मतलब एज आ टीचर गए कहे या एज आ गाइडेंस गए, तो मैंने अभी गाइडिंग और टीचिंग अभी खुद से ही लेना बंद नहीं करी है। अच्छा। तो मैं किसी को क्या कहूँगा कि ये सर्टिफाइड है। मैं आज भी सेल्फ ट्रेंड होता हूँ, भले ही मैं मुझे मिडनाइट या लेट टाइम, आज भी मैं कहता हूँ कि मैं खुद से वर्कआउट सीखता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को ही सारा वर्कआउट आता है। एक बात मैं आपकी काटूंगा, जैसे 2 दिन जिम चले जाते हैं जो 1 महीने 2 महीने, वो कहते हैं अब तो हम पूरा सीख गए, अब तो हमसे सीख ले कोई। ऐसा मैं बोलता हूँ कि ऐसा कोई एथलीट तो क्या, एक फिटनेस करने वाला भी होगा या एथलीट भी होगा, वो ये नहीं कह सकता कि मैं जानता हूँ या मुझसे बेहतर बॉडी बिल्डिंग कोई कर सकता है। तो ये आपको मैं साफ बता दूँ कि भाई ये वर्कआउट है, ये एक, इसको आप किसी भी वे में ले सकते हैं। इसको आप अपनी आराधना, पूजा, साधना जिस तरीके से लेना चाहोगे आप ले सकते हो। मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपना प्यार सारा यहीं पर ख़त्म करता हूँ, यहीं पूरा करता हूँ। फर्स्ट और लास्ट मेरा यही गेम है, यही शौक़ है, सारा कुछ यही है। मैं अपने डंबल अपने तरीके से रखना जानता हूँ, मैं अपने जिम को अपने तरीके से मेंटेन करता हूँ, ठीक है, जितना मुझे बेटर होता है। और रही बात एक्सरसाइज की, कोई पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर हो या एथलीट हो, वो ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें मास्टर हूँ या मैं पूरा सीख गया, पूरा सीखने वाला तो गेम ही नहीं है मेरे भाई। जितना ऊपर जाएगा उतना सीखना पड़ जाएगा। मतलब बॉडी बिल्डिंग में इंसान जितना ऊपर जाएगा उतना उसको सीखना पड़ेगा। अच्छा। ज़रूरी नहीं है 10 साल से अगर हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, हो सकता है किसी न किसी मोड़ पर कोई प्रोफेशनल और या कोई और सर्टिफाइड या कोई इंटरनेशनल कोच वो आपके सेट को रेफर नहीं कराए। आप सालों से जो करते आ रहे थे वर्कआउट, वो उसके वर्कआउट को ही लेवल चेंज कर देगा। तो आप कहाँ से सीख गए? और जो आप करते हुए आ रहे हैं और अगर आप आगे बढ़ के किसी और से ट्रेन हो रहे हैं तो वो आपकी एक्सरसाइज चेंज कर सकता है। मे बी वो उसके अकॉर्डिंग जो आपके अंदर चेंज चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करा सकता है। तो आप कंपलसरी या पर्सनली आप ये नहीं कह सकते कि मैं एज अ मास्टर्स हूँ। आप सर्टिफाइड है, अच्छी बात है, आप सर्टिफाइड है, नॉट
के मास्टर्स। आप पूरा नहीं सीखे, पर हाँ आप ट्रेनर हैं एक अच्छे। एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक बहुत ही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करा सकता या फिटनेस एथलीट बना सकता हूँ। स्टेरॉइड जो एक पॉइजन का काम कर रहा है, जो डाटा बताता है कि एक स्लो पॉइजन है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये पॉइजन का ही काम कर रहा है अभी, तो आपको एक अच्छी फिजिक बना के एक अच्छी खूबसूरती बॉडी तो दे रहा है, पर आपकी एक लॉन्ग लाइफ में, आगे की ज़िंदगी में एक पॉइजन का काम करेगा। देखिए, एस्टेरॉइड की बात अगर आती है तो मैं इतना ही कहूँगा कि हर एक प्लेयर को या हर एक फिटनेस फ्रीक करने वाले को एस्टेरॉइड का सीन तो नहीं होना चाहिए, और ना ही उसको कोई रिकमेंड करने वाला होना चाहिए। एस्टेरॉइड का लेवल जो होता है वो एक एथलीट के लिए होता है। जहाँ कहीं आपको कोई स्टेज परफॉर्म करनी हो, या कोई बड़ा अचीवमेंट है, या कहीं प्रिपरेशन के लिए जाना है, या कुछ लेवल पार करना है, तो ही आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। मैं एज अ प्लेयर मैं किसी को एस्टेरॉइड का रेफरेंस तब तक नहीं देता जब तक वो अगर एथलीट नहीं है, कंपटीशन या फिर किसी स्टेज लेवल पर नहीं जा रहा। ऐसी बहुत सारी जिम्स हैं, जगह हैं कि वहाँ टोटल मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल होता है, पर मैं इस चीज़ को मना ही करूँगा और सजेस्ट भी यही करूँगा कि आप इतनी जल्दी बंदे को, किसी भी बच्चे को एस्टेरॉइड ना दें, क्योंकि आज नहीं होगा कुछ दिक्कत कल होगी। एस्टेरॉइड एक ऐसा ब्लैक पॉइजन है कि आज नहीं तो कल उसको हार्म होगा, चाहे इतना हो या उतना हो, लेकिन आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत तो दिक्कत देकर ही जाएगा। एस्टेरॉइड जब भी जाएगा कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा, बिना दिए जाएगा नहीं। एस्टेरॉइड है, मानता है, लेकिन वो एक लेवल बंदा कर रहा है, उसको अचीव कर रहा है या उसको ग्रेड को बना रहा है, सिर्फ उसके लिए। एक जिम करते करते कुछ लेवल पे भी तो पहुंचे, जो मैंने बताया ना कि वो अगर एथलीट लेवल है या प्ले करता है कहीं या स्टेज परफॉर्मर है, तो उसको समझ आता है, उसके लिए बन सकता है, उसके लिए हो सकता है। सिर्फ स्टेज लेवल जिस हिसाब का आज ये गेम हो चुका है, नेचुरली बंदा नहीं कंप्लीट कर पाएगा। अच्छा, पर ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाएं। आप जब भी रिकमेंडेशन पे आए या जब भी लेवल बनाना हो, तो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही समझदार और बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर से ही कांटेक्ट रखें। अगर आपको एक इस गेम में ना समझी वाली जगह ना नहीं खड़े हुए तो अच्छा है। इसके मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके डिसएडवांटेज जो आगे की लाइफ के लिए होते हों। ठीक है, डिसएडवांटेज तो उसके बहुत सारे हैं, ठीक है ना, कोई भी रीज़न बन सकता है। जैसे लोग बोलते हैं मैरिज लाइफ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। मैरिड लाइफ में देखिए टेस्टोस्टेरोन का डिस्टर्ब होना, ठीक है, और ब्लड का गाढ़ा हो जाना, और हाइपरटेंशन रहना, हाई बीपी रहना, कहीं ना कहीं लीवर फंक्शन को कमज़ोर कर देता है। किडनीज भी हो सकता है दिक्कत में आ जाए। बहुत सारे हैं रीज़न, बहुत बन सकते हैं। तो इसलिए बंदों को, या मैं सभी से यही कहूँगा कि एस्टेरॉइड एक लेवल पर ले, अगर लेना है तो एक गाइडेंस, अन्यथा आप अपने डाइटरी सप्लीमेंट्स को ज़्यादा ही कंप्लीट करें। ये एक मैसेज है जो एक यूथ के लिए भी है कि अगर आप एक कंपटीशन लेवल पे या एक एथलीट हैं, तभी आप एक इसको ट्राई करें, वो भी एक गाइडेंस के अंदर। बल्कि ये नहीं कि आप एक सिर्फ एक खूबसूरत बॉडी बनाने के लिए, शर्ट पहनने के लिए, टी शर्ट में दिखाने के लिए आप इसको यूज़ कर लें, क्योंकि इसका आपको आज तो लेना अच्छा लगेगा, क्योंकि आने वाली लाइफ में, जैसा सलमान भाई ने बताया, ये कहीं ना कहीं आगे ज़रूर दिक्कत देगा। अभी नहीं दे रहा, कुछ टाइम बाद देगा, उसके बाद देगा, पर ये दिक्कत आपकी बॉडी में देगा। आगरा में फेक सप्लीमेंट मार्केट आपके सर से कितनी बड़ी हुई है? भैया, आगरा में फेक सप्लीमेंट को लेकर के मैं यही कहूँगा कि लमसम 70-80% फेक सप्लीमेंट का यूज़ होता है। ये बात को कहते हुए शर्म आती है, मुझे खुद को शर्म आती है ये बात में, जब मतलब मेरे सामने बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, भैया ये चेक कर लो ये ओरिजिनल है या नकली है। तो मुझे खुद को शर्म आती है जब मुझे पता लगता है कि इस बंदे ने दिया या इस जगह से लाया है, तो मुझे खुद को शर्म आती है कि मैं कैसे कहूँ ये मेरी फील्ड के ही लोग हैं। ठीक है ना, आप 4 पैसे के लालच में बंदे को कुछ का कुछ पकड़ा देते हैं, और उसकी ईमानदारी से क्या करोगे आप? वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, लेकिन आप क्या दे रहे हो? अपने ट्रस्ट के ऊपर आप क्या दे रहे हो बंदे को? अगर आपको कमाना है तो आप
अपने न्यूट्रिशन जब बेचने हैं आपको, या आपको अपना सप्लीमेंट बेचना है, तो आप उसके ऊपर 10, 15, 20% आप एक्स्ट्रा लगा के चलो ना। बंदे को बोल करके चलोगे ये इतने का है, ये प्राइस में आपको ये पड़ेगा। फेक सप्लीमेंट देने से या 1000 रुपये या 2000 रुपये ज़्यादा कमाने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होना, और जो लॉस हो रहा है वो बच्चे का ही हो रहा है। वो जो बच्चा जो आपका ट्रस्ट करके ले रहा है, उसकी हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही हो गया है। और इसी के चलते ही पेरेंट्स आज की डेट में बच्चों को ड्रॉप आउट करा देते हैं जिम से कि नहीं ये लेना है, ये नहीं होना। आजकल प्रोटीन भी अभी भी प्रोटीन को आप जहर समझते हैं। वो रीज़न यही है कि ओरिजिनल प्रोटीन को भी आज की डेट में जहर समझा जाता है। वो यूं ही समझा जाता है, इसीलिए समझा जाता है कि वहाँ ओरिजिनलिटी की बात नहीं आ पाई। वहाँ उस बंदे को जिसको हार्म हुआ है, वो अगर उसको ओरिजिनल मिलता तो वो जहर बोलते ही नहीं उस चीज़ को, या उसकी फैमिली नहीं, उसकी फैमिली को उसको जहर जब लग रहा है ना, जब सामने से जब गलत चीज़ डाइट ले रहा है। सप्लीमेंट्स भी यूं ही नहीं बन जाते, सप्लीमेंट्स भी बहुत रेयरली बहुत अलग तरीके से न्यूट्रिशन इकट्ठा होता है। वो भी दूध ही फिल्टर्ड हो रहा है। अच्छा, दूध से दही बनता है, उसके द्वारा उसको सुखा करके आपका वे प्रोटीन बन करके आता है, जिसमें कि कंपनी हमें एंजाइम्स मिला करके देती है, फ्लेवर मिला के देती है। और यहाँ पर क्या होता है कि कुछ फ्लेवर्स मिला के आपने पाउडर मिला दिया या खाद मिला दी, इस तरीके से मिलू करके बच्चों को आप थमा देते हैं। तो ये लैंग्वेज में पाउडर उसको पाउडर ही कह सकते हैं। उसमें कोई सीरम का इस्तेमाल कर रहा है, कोई टेक्सोना खाद का इस्तेमाल कर रहा है, उसको आप जहरी कहोगे। तो इसकी पहचान क्या, सस्ता है कि वो सस्ता मिलता है तो वो नकली है? देखिए, कुछ तो सस्ता बिकता है वो भी नकली है, और जो ब्रांड का स्टिकर लगा के बेच रहे हैं वो भी नकली है। अच्छा। पहचान ये हो जाती है कि आप उसको पानी में डाल करके देख सकते हैं। प्रोटीन को आप पानी में डाल करके चेक कर सकते हैं इजीली। कैसे, मतलब उसके टेस्ट और उसका फ्लेवर दोनों अलग हो जाते हैं। प्रोटीन को बहुत ही कम लड़के जज कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बता देते हैं कि नहीं इसको दूध में ही लेना है, या नहीं इसको ऐसे लेना है। प्रोटीन की इमेज या उसका ग्रेड वो पानी में आपको पता लग जाएगा। उसके कुछ सारे फंडामेंटल्स होते हैं, वो आप समझ लोगे तो बहुत इजीली आप कह सकते हो कि हाँ ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन नहीं है। तो कुछ आपको देखभाल करके ही कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर आपको इस लाइन में अगर न्यूट्रिशन अच्छे लेने हैं तो आप अपनी हेल्दी डाइट पे ज़्यादा डिपेंड रहें। हेल्दी डाइट पर, घर की डाइट पर आप ज़्यादा डिपेंड रहें तो बेटर रहेगा। और एग्जांपल जैसे हेल्दी डाइट में एक जिम जाने वाला लड़का क्या है, यूथ को ज़्यादा तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना एग्स की कंज्यूमिंग करें, ठीक है। नॉनवेज 90% अपन सभी खाते हैं, तो अपना नॉनवेज फिश और चिकन का इस्तेमाल करें। रेड मीट का इस्तेमाल कम ही करें। अच्छा। फैटी लीवर की प्रॉब्लम जो आ रही है, लीवर में सॉइल जो वगैरह हो रहा है, वो ज़्यादातर रेड मीट वालों के ही हो पाते हैं, ठीक है। और जो लोग खा के सो जाते हैं उनको दिक्कत है। तो यूथ में कई तरीके से दिक्कत है। यहाँ यंग लड़कों के लिए प्रोटीन जहर बन जाता है, वहाँ बड़ी एज में जो लोग खाना खा करके सो रहे हैं या बैठ जाते हैं तो उनको डॉक्टर से प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, ये सब हो रहा है क्योंकि वहाँ ब्लड गाढ़ा हो रहा है। यूथ को सही है कि यूथ को अब वर्कआउट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो एक मैं जैसे वीडियो भी आजकल चल रही है, जिम करते में हार्ट अटैक बहुत आ रहा है कि जैसे जिम वर्कआउट के दौरान इंसान को एकदम साइलेंट हार्ट अटैक या वेट उठाते हुए हार्ट अटैक। देखिए ये तो एक मिथ है कि जिम करने वाला बंदे की हार्ट अटैक से मौत हुई। अब मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप चले ही नहीं हो इतना और आपको एक दिन में ही उतना ही चलवा दिया जाए, या आपका हार्ट रेट कभी 110 से ऊपर नहीं गया है, ठीक है, और आपको किसी मशीनरी पे खड़ा कर दिया हमने 120 125 पे, अब आपका हार्ट बीट कर रहा है, तो हो सकता है आप गिर जाए, आपका पीछे गिरने से भी डेथ हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि जिम करने वाले की हार्ट अटैक से ही मौत हो रही है। बात आती है एथलीट की, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एथलीट प्रॉपर चल रहा था या ऑन द वे था या वर्कआउट करते करते मरा। तो रीजंस भी बहुत सारे हैं उसके अंदर। किसी का ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, अच्छा, जो रनिंग नहीं कर पा रहा, तो हार्ट में क्लॉटिंग हो गई या ब्लड में क्लॉटिंग आ रही है कहीं, या कहीं वेन में लॉकिंग हो रही है, तो उससे भी बहुत सारे फंडे हो जाते हैं। मतलब वर्कआउट रीज़न नहीं है। वर्कआउट से कोई रीज़न नहीं है भैया। आप वर्कआउट में तो स्ट्रेंथ बनती है, ठीक है,
बट होता क्या है कि कुछ लोग सोचते हैं हाँ मिस एक्सरसाइज विद गाइडेंस में भी हो सकता है आपका। जैसे कुछ एक्सरसाइजेज रहती है बिना ट्रेनर्स के बिना कोच के आप नहीं करेंगे, अच्छा, ठीक है ना। तो आपको ये देखना होता है कि वो जैसे कौन सी एक्सरसाइज होती है जो बिना ट्रेनर के? देखिए डेडलिफ्ट हो गया, ठीक है, स्क्वाट्स वगैरह हो गए, लेग प्रेस वगैरह हो गई, ये अंडर गाइडेंस ही करनी चाहिए। इसमें आपके पास इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा है। बच्चे गलती कर जाते हैं, लोग बाग गलती कर जाते हैं। इसमें तो पीछे ट्रेनर का होना भी ज़रूरी है, गाइड कराना भी ज़रूरी है। और रही बात हार्ट अटैक वगैरह की, मैं तो नहीं समझता कि जिम करने वाले बंदे को हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीज़न की वजह से ही आ रहा है, जो बॉडी में हमारे कहीं ना कहीं सिस्टम में डाउनफॉल आ रहा है। वर्कआउट करते करते ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि वर्कआउट करने से ही मौत हो जाए, नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। और जो नए बच्चे आते हैं या नया कोई यूथ आता है, वो ईगो लिफ्टिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे ईगो लिफ्टिंग किसी ने 10 उठाया तो वो 12 की प्रैक्टिस करेगा, वो 15 की प्रैक्टिस। तो ईगो लिफ्टिंग से बॉडी बनती है या एक ईगो लिफ्टिंग से ही बॉडी बिल्डिंग तो नहीं होगी। ईगो लिफ्टिंग से उसके बस मसल्स और बोन्स डैमेज होंगे, वो अपनी हड्डियों को खराब करेगा और हो सकता है वो अपनी मांसपेशियों को सिकुड़न में डाल दे। ईगो लिफ्टिंग से कोई फ़ायदा नहीं, किसी तरह से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस बंदे को अभी नॉलेज ही नहीं है, अगर वो ईगो लिफ्टिंग करेगा तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल उसके लिए बन जाएगी, वो अपने आप को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। और वो कहते हैं कि ज़्यादा वेट उठा रहा हो तो ज़्यादा बॉडी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है। वेट इतना डिपेंड नहीं करता है, टेक्निक डिपेंड करती है और आपको सही गाइडेंस डिपेंड करती है। मैंने बोला कि बिना गाइडेंस के ये गेम है ही नहीं। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिटनेस एथलीट बनना है या किसी भी स्टार के लिए लुक लेना है या मॉडल लुक लाना है, आपको पीछे अपने टीचर एक रखना पड़ेगा, उसके बगैर आप नहीं कर सकते, क्योंकि वही आपको बता रहा है कि आपकी एक्चुअल कंडीशन क्या आ रही है। शीशा तो सभी देखेंगे, पर ग्राफ भी देखना पड़ेगा हमें ये लेवल करना है या नहीं। वर्कआउट के अपने अपने अलग अलग लेवल होते हैं, हर बंदे का सिस्टम अलग है, तो हर बंदे के तरीके से ही वर्कआउट के रूटीन बनाए जाते हैं। एक रूटीन से कार्य पूरा जिम नहीं चलता कभी, ठीक है ना, एक रूटीन से कभी पूरे जिम नहीं चलते, सबके रूटीन भी अलग होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये ट्रेनर ही बताता है, ये एक आपको ट्रेनर ही कमांड करेगा कि किसका बॉडी स्ट्रक्चर किस टाइप का रूटीन होना चाहिए। ये बिल्कुल ट्रेनर ही कमांड करेगा। अगर ये बंदे को मालूम होगा तो वो खुद ही रेफर कर लेगा। अब जैसे यूट्यूब वाली ये एक्सरसाइज वगैरह जो करते हैं ना लोग, सबसे ज़्यादा ये यूट्यूब से देख करके करते हैं। भाई कोई अपना पर्सनल नहीं बताएगा वर्कआउट। अगर मैं यूट्यूब पर वर्कआउट डालता हूँ तो वो मेरे लेवल का वर्कआउट है, मैं उसको करना जानता हूँ बेटर, तो मैंने इसलिए उसको एक्सपोज कर दिया। बट मैंने अपने सारे रूटीन तो एक्सपोज नहीं कर दिए। बट लड़के क्या करते हैं कि ये एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज करनी है, उसका पॉइंट नहीं पता होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हार्मफुल हो जाता है। वीडियो देखी और वही एक्सरसाइज कर ली, जिम में आके कर ली, आपने प्रिकॉशंस नहीं देखे कि वो अपने कितना सिक्योर होके कर रहा था, आप अनसिक्योर कर रहे हैं, आपने प्रिकॉशन लिया ही नहीं है कोई, आपको नहीं पता क्या इंजरी हो सकती है, या वो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो वो किस लेवल का बंदा है। एक लेवल की बात होती है, स्टार्टर होता है, इंटीमीडिएट आ जाता है आपके, उसके बाद फिर प्रोफेशनल होते हैं, तो प्रोफेशनल तरीके का वर्कआउट अलग होते हैं। तो टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, बिना टीचर के नहीं है पॉसिबल। और जैसे 1 महीने 2 महीने 3 महीने में बॉडी बनवा दो, देखिए अब तो ये अगर ऐसा सीन है ना, तो मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो आपके पास आते होंगे मेरी 2 महीने में बनवा दो, मैं हाथ जोड़ देता हूँ कि भाई हमारे बस का नहीं है। हाँ, हमारे बस का नहीं है। ऐसे अगर बॉडी बन जाएगी तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं भाई, मुझे कोई बनवा दो। मैं कहता हूँ एटलास्ट मैं बैठा हुआ हूँ भाई, मेरी कोई बॉडी बनवा दो। तो 2 से 3 महीने में बॉडी बिल्डिंग या कोई एक लुक लाना इतना आसान नहीं है नए बंदे के लिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप एक टीचर हायर कीजिए, वो टीचर आपको आपका वे दिखा देगा, ठीक है ना। लेकिन नया बंदा कहे कि 2 से 3 महीने में, भाई उसको समझने में, उसको वर्कआउट और मशीन समझने में ही 1 महीना निकल जाएगा, उसके बाद तो वो अपने फ्रेम पर आएगा। तो ये तो 1-2 महीने में नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है। 1-2 महीने में बॉडी नहीं बनती है, नहीं बन सकती। तो आपने मतलब अब तक कितने लड़के जो प्रोफेशनली तैयार कर दिए एक पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए? मैं पर्टिकुलर तो बता ही नहीं सकता कि भाई कितने
तैयार हो अच्छा। चुके या कितने गाइड कर चुका या कितनों को गाइडेंस करनी होती नहीं, मैंने जो है। जिम के बाहर फोटो देखे हैं। हाँ, यहाँ का थोड़ा फॉर्मेट ऐसा है कि जो ये वॉल जो लगी है बाहर, ये वॉल पर सीन ऐसा है कि जो लगा इस साल गोल्ड लगाएगा, अच्छा, उसका उसका फोटो लग यहाँ जाएगा। लग जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ की सारी वॉल पर चेंजेस आते रहते हैं, हर साल अच्छा। साल प्लेयर्स के फोटो चेंज होते हैं। यहाँ कंटेंट ही है। आपको याद हो कितने या किस किस कंपटीशन में? नहीं, अप्रोक्सीमेटली देखिए, मेरे को तो हर साल एक ना एक एथलीट लेवल में बनाना होता है। मेरा रिकॉर्ड है या हमारा रिकॉर्ड कह सकते हैं या हमारी जिम की खासियत कह सकते हैं कि हमारी जिम की खासियत ये है कि बंदे प्रिपेयर हो या ना हो, यहाँ से एक एथलीट तो तैयार हो कंप्लीट होता ही होता है। और मिस्टर आगरा हो या मसल्स मैन हो या मैन फिजिक्स का चैंपियन वगैरह हो, वो एक साल में एक प्लेयर तो मेरे यहाँ रहता ही रहता है। 1 से 2 प्लेयर मेरे ईयरली कंप्लीट करते रहते हैं। आपका कोई फेवरेट? मेरा फेवरेट कंपटीशन? मेरा फेवरेट मैन फिजिक्स नहीं, मेरा फेवरेट बॉडी बिल्डिंग ही बॉडी बिल्डिंग। उसमें ही बेटर है। मैन फिजिक्स के लिए लगा, फिर आज की डेट में मैन फिजिक्स में लगा हाफ ही पेपर हो पा रहा है। अच्छा, हमारा फॉर्मेट फुल कंडीशन की बात होती है, तो मैं तो बॉडी बिल्डिंग को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है बॉडी बिल्डिंग। अगर मैं आपको सीधी भाषा में समझाता हूँ, बॉडी बिल्डिंग में एक मूर्तिकार को रखते हैं। इस ग्राफ में आपको समझाता हूँ, एक मूर्ति बनाने वाले को रखते हैं, एक होता है पत्थर तोड़ने वाला और एक होता है मूर्ति बनाने वाला। ठीक है, पावर लिफ्टिंग हो गया एज अ पत्थर तोड़ने वाला काम। ये आपका टारगेट है, आपको इसको अचीव करना है, उसको लिफ्ट करना है सिर्फ एक बार, वो उसके लिए प्रिपेयर हो रहा है सिंगल टाइम। पावर लिफ्टिंग में जो रैप की वर्कआउट जो होता है वो सिर्फ एक रैप की बात होती है, ठीक है, लिफ्ट करना है और आपको छोड़ देना है। एक मूर्तिकार होता है और एक पत्थर तोड़ने वाला होता है। तो पत्थर तोड़ने वाले में और मूर्तिकार में बहुत डिफरेंस है। जो मूर्तिकार होता है उसको बहुत ज़्यादा डीपली तरीके से काम करना होता है पत्थर पर। मूर्ति इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगी, पत्थर बहुत आसानी से टूट जाएगा। तो पावर लिफ्टिंग में तो डाइट लेनी है भर के, फिर जिम जाना है, अपनी रेपिटेशन की तैयारी करनी है, फिर टेस्ट करना है। ऐसा भी बोलते हैं ना कि बॉडी बिल्डर मतलब देखने का उस टाइम बड़ा होता है और देखने का लग रहा होता है हाँ बॉडी बिल्डर, पर उसके अंदर जान नहीं होती उस टाइम, क्योंकि उसका सॉल्ट बंद होता है, पानी बंद देखिए, होता है। वो जब वो अपनी कंडीशनिंग पे जाता है या अपना प्रिपरेशन करता है, तो उस टाइम पर उसको अपनी कंडीशनिंग के लिए या अपने बॉडी पे मसल्स को हार्ड दिखाने के लिए, ड्राइनेस के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसमें उसको सॉल्ट उसका रेशो बहुत डाउन कर दिया जाता है, शुगर लेवल उसका बहुत कम होता है, वाटर इनटेक भी बहुत कम कर लिया जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं कट कराता हूँ, मैं कभी किसी चीज़ को कट ही नहीं कराता। जिस चीज़ से बंदा चल रहा है उस चीज़ को आप कट करा रहे हैं, बिल्कुल बंद नहीं, मैं कभी बंद नहीं करता। बहुत से जगह, बहुत से शोज में मैंने ऐसा देखा है कि बच्चा ज़्यादा ओवर कंडीशनिंग में या जिम ऑनर की गलती कह लो या उसके कोच की गलती कह लो, बहुत ज़्यादा लड़के को ड्राई कर देते हैं। वो लड़के बेचारे स्टैंड ही नहीं कर पाते, हाँ, उनकी इंटरनल पावर ख़त्म कर देते हैं। अच्छा। अगर पावर नहीं रहेगी वो स्टेज परफॉर्मेंस कैसे करेगा? तो आप कभी भी इतना कट ना करें जिससे आपको कहीं ना कहीं बॉडी के इंटरनल तो डैमेज होंगे पार्ट्स, और आपकी लाइफ को भी रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत लोग, मैंने एक इंटरव्यू देखा वो कि हम अगर कट पर थे तो 10 दिन नहीं नहाते, एक हफ्ता नहीं नहाते। देखिए, नहाने ना नहाने वाली बात वो टॉपिक अलग गया, वो एक एथलीट के संग होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। ठीक है, उसको खुद को नहीं पता वो आज सुबह उठ रहा है, शाम हो रही है, रात हो रही है, वो अपने डाइट पे और अपने फोकस पर है। पर ये वाली बात कहते हैं कि आपने सॉल्ट छोड़ दिया है पूरा या शुगर लेवल डाउन कर दे, तो मैं एक बंदे से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप शुगर और सॉल्ट अगर छोड़ देंगे तो आप बॉडी एक्टिविटी पे कैसे लेकर के आएंगे? मेरे को ये बताएं। बॉडी एक्टिव होगी ही नहीं अगर आप मेडिकली तरीके से शुगर और सॉल्ट को बॉडी से निकाल देते हो। तो मेरे को कोई ये बता दे कि बॉडी कैसे एक्टिव होगी? कार्ब्स भी कभी हद तक शुगर और सॉल्ट के साथ ही ऐड होकर के काम करता है बॉडी में। बहुत से लोग ऐसे कार्ब्स लोडेड है, तो कार्ब्स भी जब ही काम करेगा जब आप कहीं ना कहीं उसमें सॉल्ट मिला रहे हैं या शुगर का एडिशनल कर रहे हैं। आप अपना टेस्ट खराब नहीं करें तो बेहतर रहेगा। मेरे वैसे तो सवाल सारे पूरे हो गए। एक छोटा सा रैपिड क्वेश्चन होता है, जैसे उसको यस और नो या सच या झूठ में बात करते हैं रैपिड। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, तो आप उसे ट्रू और मिथ में बताइए। क्या जिम से हाइट हो जाती है? वैसे बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या घी और या दूध बॉडी बिल्डर के नुकसान देता है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है।
प्रोटीन के बिना बॉडी बनती है? प्रोटीन वगैरह भी बॉडी बन सकती है। बन सकती है। शॉर्टकट बॉडी बनाने के शॉर्टकट? बॉडी बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और स्टेरॉइड लेने से मैरिज लाइफ में फ़र्क पड़ता है? थोड़ा बहुत बस फर्क आ जाता है। और वेट लिफ्टिंग या कार्डियो? कार्डियो मच बेटर। सुबह वाला वर्कआउट या शाम वाला वर्कआउट? सुबह वाला वर्कआउट। सुबह वाला वर्कआउट। ज़्यादा वेट उठाने से बॉडी बन जाती है या कम वेट? ज़्यादा वेट उठाने से दर्द ज़्यादा होगा, तकलीफ ज़्यादा होगी, इंजरी ज़्यादा होगी। कम वेट में ही बेहतरी है। सिंगल पार्ट या डबल पार्ट? सिंगल पार्ट करें। कॉफ़ी प्री वर्कआउट का काम करता है? ऐसा कुछ नहीं है, 2 रुपए वाली कॉफ़ी कभी प्री वर्कआउट का काम नहीं कर सकती। बहुत से बच्चे गोल के पी रहे होते हैं जिम के बाद। तो वेज या नॉन वेज डाइट? वेज। वेज? वेज प्रेफर कर। और वर्कआउट के लिए सपोर्टर कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। और जैसे अभी आपने नॉन वेज का मना कर दिया, तो हमारे आगरे में जिम करने के बाद सुबह बिरयानी पे जो भीड़ लगती है, वो देखो आगरा सही है, आगरा वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगा। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना टाइम दिया मेरे को।